इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग भागों में बांटा था, जिसको हम लोग यहाँ पर ठीक है अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया गया कि सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद फिर दूसरा जो भाग है जिसे मेंटल कहते हैं, और लास्ट में कोर है। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को IUGG ने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया था। जो सबसे ऊपरी परत है जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट यहाँ पे देखते हैं कि क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो कितनी है। क्रस्ट की औसत मोटाई, क्रस्ट को क्या बोला जाता है? भूपर पर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो भूपर पर्टी या क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है। एक बात और ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि क्रस्ट है, चाहे भूपर पर्टी के रूप में उसे हम लोग जानते हैं, इसकी मोटाई में या इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है, इसमें अंतर मिलता है। कई विद्वानों ने अपने विचार दिए और उस आधार पर इसको अलग अलग भागों में कह सकते हैं, या फिर इसकी मोटाई अलग अलग देखने को मिलती है। लेकिन एक एवरेज की बात करते हैं, एक औसत की बात करते हैं, तो इसकी मोटाई कितनी मानी जाती है? 30 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 30 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग में पूछा भी गया है और भी एग्जामों में पूछा गया है, तो वहाँ पर इसका उत्तर भी 30 किलोमीटर माना गया है। कुछ जगह पे 33 किलोमीटर तक भी मानते हैं, लेकिन IUGG ने बताया कि इसकी मोटाई, औसत मोटाई इसकी 30 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो क्रस्ट है, क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। देखो, सबसे ऊपरी जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं अपर क्रस्ट या ऊपरी भूपर पर्टी, और नीचे का जो भाग है इसे बोलते हैं निचला क्रस्ट। ठीक है, या लोअर क्रस्ट के रूप में जानते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्लियर है? और इसकी जो मोटाई मानी गई है 30 किलोमीटर तक मानी गई है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? IUGG के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन और अन्य स्रोतों में इसकी मोटाई 100 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। कितनी? 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। एक बात और यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट या निचला क्रस्ट, जो क्रस्ट है, ठीक है, ये अगर हम बात करें कि ये यहाँ पर 2 रूपों में देखने को मिल रहा है। एक तो महाद्वीपीय क्रस्ट के रूप में और दूसरा महासागरीय क्रस्ट के रूप में। इसका डिटेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब। और अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर, ठीक है, कि महाद्वीपीय क्रस्ट किसे कहते हैं, महासागरीय क्रस्ट क्या होता है, ठीक है, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर ओसेनिक क्रस्ट क्या होता है, ठीक है, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, या फिर एथनोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, इतने तरह की जो बातें निकल करके आती हैं और इसमें आप लोग सब कंफ्यूज हो रहते हैं कि आखिर, ठीक है, या प्लेट क्या होता है, और इस तरह की चीज़ों में उलझ जाते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ है या कौन से इसमें जो भाग है जो सबडक्ट हो रहा है या नीचे अधोगमित हो रहा है या नीचे धंस रहा है, कौन सा भाग ऊपर हो जा रहा है। तो इसको हम लोग विस्तृत रूप में यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ठीक है, USA के वैज्ञानिक और विद्वान, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में, ठीक है, अपनी पुस्तक में क्रस्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। उन्हीं को ही हम लेकर के आगे यहाँ पर देख रहे हैं। उनका नाम था स्ट्रॉलर। तो स्ट्रॉलर्स ने अपनी बुक में, ठीक है, क्रस्ट को अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रस्ट की जो एक औसत मोटाई मानी गई, क्रस्ट की जो औसत मोटाई यहाँ पर इन्होंने बताई है, देखिए 0 किलोमीटर से लेकर के हम बात कर रहे हैं कहाँ तक, ठीक है, 60 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 60 किलोमीटर तक, 60। IUGG ने कितना बताया था? 30 किलोमीटर। और यहाँ पर स्ट्रॉलर ने, ठीक है, 60 किलोमीटर तक क्रस्ट की मोटाई मानी है। लेकिन ये जो 60 किलोमीटर तक क्रस्ट की मोटाई मानी है वो किसकी मानी गई है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की या महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई 60 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई 60 किलोमीटर बताई गई है। और वहीं जो आपका ओसेनिक क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट है, इसकी जो एक औसत मोटाई है वो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट की मोटाई 7 किलोमीटर तक। कुछ किताबों में 5 किलोमीटर भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको मतलब ऐसा नहीं कि नहीं 5 ही क्यों लिखा है या 7 क्यों लिखा है, इस पे नहीं जाइएगा। ठीक है, तो 7 किलोमीटर तक। और महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई 60 या 60 किलोमीटर तक किया गया है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर ही हम लोग देखते हैं हमारे महाद्वीप और महासागर है।
क्रस्ट के ऊपर महाद्वीप और महासागर विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से निचले भाग से क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। महाद्वीप महासागर ऊपर है और उसके नीचे क्रस्ट है, ठीक है। भूपर्पटी या क्रस्ट उसके नीचे है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे जो महाद्वीप है, महाद्वीप के ऊपर हम लोग बात करते हैं जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, तो मैक्सिमम जो माउंटेन्स या पर्वत है तो वहाँ से अगर हम बात करें क्रस्ट की मोटाई काफ़ी ज़्यादा होगी, अधिकतम होगी, क्रस्ट की मोटाई अधिकतम होगी, ठीक है। अगर हम उसको भी, पर्वतों को भी शामिल कर लेते हैं तो। और वहीं पर हम देखते हैं जो महासागरीय क्रस्ट है इसकी जो मोटाई है वो कम है, ठीक है। और आपको ये पहले से पता होगा कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बने होते हैं। और वहीं पर जो महासागरीय क्रस्ट हैं वो किससे बने हैं, बताइए किससे बने हैं? बेसाल्ट और गैब्रो जैसे चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रस्ट दो भागों में विभाजित है, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। और ठीक है, जो अपर क्रस्ट की हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। लोअर क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो ओशनिक क्रस्ट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके नीचे की अगर हम बात करें, इसके जो निचली जो सतह है उसके नीचे हम लोग देखते हैं 60 किलोमीटर से ले करके कितने से 60 किलोमीटर से ले करके 150 किलोमीटर तक, 60 से 150 किलोमीटर तक, ठीक है, हमें देखने को क्या मिल रहा है? लिथोस्फेयर। क्या मिल रहा है देखने को? लिथोस्फेयर या स्थल मंडल, ठीक है। कितने से? 60 से 150 किलोमीटर तक स्थल मंडल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कहाँ देखने को मिल रहा है? ये क्रस्ट के नीचे। किसके नीचे? कौन सी क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वहीं हम बात करते हैं कि ओशनिक क्रस्ट के नीचे लिथोस्फेयर कहाँ से देखने को मिल जा रहा है? ये 7 या 7 किलोमीटर से, कितने? 7 किलोमीटर से देखने को मिल रहा है। तो 7 किलोमीटर से ले करके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 50 किलोमीटर, ठीक है। और इधर हम बात करते हैं कहाँ पर? 150 किलोमीटर तक। तो महासागरीय क्रस्ट के नीचे 7 किलोमीटर से, ठीक है, लिथोस्फेयर या स्थलमंडल स्टार्ट है, ठीक है। और वहीं महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे 60 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक आपका स्थलमंडल या लिथोस्फेयर है, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। क्रस्ट कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है, क्रस्ट की मोटाई क्या है, ठीक है, और ये क्रस्ट महासागरीय है या महाद्वीपीय है, इनमें कौन सी चट्टानें मिलती हैं। उसके बाद दूसरा हमने देखा कि लिथोस्फेयर या स्थलमंडल की मोटाई कितनी है, ठीक है, और वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे कितना है, या फिर हम बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट के नीचे उसकी मोटाई कितनी आती है, ठीक। अब तीसरा जो यहाँ पर टर्म्स आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एथनोस्फेयर। एथनोस्फेयर को दुर्बल मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल, ठीक है। अब एथनोस्फेयर की हम लोग बात करते हैं तो एथनोस्फेयर की जो एक हमें, ठीक है, जैसे ऊपरी भाग क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जब हम लोग आते हैं तो एक डेप्थ के बाद से हमें एक तरल पदार्थ देखने को मिलता है, गर्म और तप्त तरल पदार्थ देखने को मिलता है, ठीक है, कमज़ोर क्षेत्र होता है और उसी को हम लोग दुर्बल मंडल या एथनोस्फेयर के रूप में भी जानते हैं। उसकी जो हम गहराई देख रहे हैं वो 50 किलोमीटर से ले करके, कितने से? 50 किलोमीटर से ले करके लगभग 200 किलोमीटर तक, कितने तक? 200 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। लेकिन ये 50 किलोमीटर कहाँ पर है? ध्यान में रखना है, 50 किलोमीटर जो आपका ओशनिक क्रस्ट है उसके नीचे। लेकिन वहीं हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे वो 150 किलोमीटर के नीचे है। किसके? 150 किलोमीटर के नीचे है, ठीक है। कौन? एथनोस्फेयर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे कितना है? 150 किलोमीटर से नीचे है। और ओशनिक क्रस्ट के नीचे कहाँ है? 50 किलोमीटर से नीचे है। तो इस तरह से अगर हम 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक और 50 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, ठीक है, दुर्बल मंडल या एथनोस्फेयर को पाते हैं और इसका एक औसत या एवरेज निकाल लें तो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य में, ठीक है, एथनोस्फेयर या दुर्बल मंडल है, जो, ठीक है, हमने बताया कि जो तरल रूप में है, ठीक है, और काफ़ी गर्म है और
उसी के ऊपर ही हमारा क्रस्ट या और कह सकते हैं जो आपका लिथोस्फीयर है उसी के ऊपर ही विद्यमान है। क्रस्ट और लिथोस्फीयर उसी के ऊपर ही विद्यमान है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर एक टर्म्स और आ रहा है जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं। कि क्या बोलते हैं? प्लेट। तो प्लेट क्या होता है कि जो आपके दृढ़ भूखंड होते हैं, ठीक है, दृढ़ भूखंड होते हैं और वो एथनॉस्फेयर के ऊपर मूव करते रहते हैं ऐसे। ठीक है, दृढ़ भूखंड का मतलब होता है कि कठोर स्थिर, कठोर और स्थिर, ठीक है, भूखंड जो एथनॉस्फेयर के ऊपर गतिशील होते हैं, ठीक, उनको हम लोग प्लेट के रूप में जानते हैं। जिसमें आप देख रहे हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, चाहे ओसेनिक क्रस्ट हो और चाहे वो आपका लिथोस्फेयर हो, स्थल मंडल हो, ये सब उसमें शामिल हैं। किसमें? प्लेट में। तो प्लेट में क्रस्ट और लिथोस्फेयर ये दोनों हिस्से आते हैं। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग और देखते हैं कि जैसे आप ये मान लो कि ये ऊपर का जो भाग है, ठीक है, जो ऊपर का ये भाग है ये क्रस्ट हो गया। क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। ये क्रस्ट हो गया, ठीक। और इसके नीचे का जो भाग है ये स्थल मंडल या लिथोस्फेयर है। ये क्रस्ट है, ये लिथोस्फेयर है। ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है, जो ऊपरी भाग है, ये क्रस्ट आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकता है और ओसेनिक क्रस्ट हो सकता है। ठीक है, ऊपरी भाग में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकता है और ओसेनिक क्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है। और उसके नीचे हमने बताया क्या है? स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है। इतना समझ में आ गया। और इसके नीचे आपका दुर्बल मंडल है। स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल है। ध्यान में रखिएगा, ये दुर्बल मंडल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एथनॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर के नीचे एथनॉस्फेयर। जब ये दोनों भाग, ये दोनों का यहाँ पर तात्पर्य किससे है? ध्यान में रखना, दोनों का तात्पर्य किससे है? ये आपका ओसेनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो जो ओसेनिक क्रस्ट है, ठीक, हमने बताया था बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है, भारी होता है। ध्यान में रखिए, ठीक है, ओसेनिक चट्टान में भारी होता है तो वो नीचे की तरफ सबडक्ट होगा। किधर? नीचे की तरफ। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो जब नीचे की तरफ सबडक्ट होगा तो इसमें ऊपरी भाग में ये जो आपका कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल, ठीक है, क्रस्ट है, ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो ओसेनिक क्रस्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा। और उसके नीचे का जो लिथोस्फेयर वाला हिस्सा है वो भी नीचे एथनॉस्फेयर में आएगा। किस में आएगा? एथनॉस्फेयर में आएगा। कहने का तात्पर्य अच्छे से समझ लीजिए कि ओसेनिक क्रस्ट और लिथोस्फेयर ये दोनों नीचे सबडक्ट होते हैं, अधोगमित होते हैं। ठीक है, अधोगमित होते हैं। किसमें? एथनॉस्फेयर में। एथनॉस्फेयर क्या है? एक ऐसा दुर्बल क्षेत्र है, कमज़ोर क्षेत्र है जो तप्त है, गर्म बहुत ज़्यादा है और तरल रूप में है। तप्त व गर्म तथा तरल रूप में है। ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ के रूप में है और उसी के ऊपर ही हमारा क्रस्ट और लिथोस्फेयर का पूरा हिस्सा उसी के ऊपर ही रहता है। ठीक है, उसी के ऊपर रहता है। और वही जिसे वेगनर महोदय ने कहा था कि तैर रहा है, ऐसा दृढ़ भूखंड जो तैर रहा है। ठीक है, उसी को प्लेट टेक्टोनिक्स में हम लोग प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट कहते हैं। और एक टर्म्स यहाँ पर और अच्छे से आप समझ लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से कई कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी से अब देखिए धीरे धीरे प्लेट और प्लेट टेक्टोनिक्स से भी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। अर्थक्वेक भी निकल करके आ रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस भी निकल करके आ रहा है। ये कई कॉन्सेप्ट्स निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो बात अभी की यहाँ पर कि जो अधोगमित होता है किसमें? दुर्बल मंडल में, एथनॉस्फेयर में, वो क्रस्ट का भी भाग होता है और लिथोस्फेयर का भी भाग होता है। ठीक, एक बात यहाँ और समझ लीजिए
कि जैसे हमने बताया था कि IUGG ने, किसने, IUGG ने, ठीक है, पूरे पृथ्वी को अगर हम बात करें कहाँ तक, 6371 किलोमीटर तक कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। और हम बात कर रहे थे कि क्रस्ट की, इन्होंने क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी बताई थी, क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी बताई थी, 30 किलोमीटर बताई। लेकिन सामान्यतः हम लोग 100 किलोमीटर तक भी पाते हैं, लेकिन स्टॉलर महोदय ने क्रस्ट की मोटाई 60 किलोमीटर तक बताई। ये 60 किलोमीटर कहाँ पर है, आप देखेंगे ये 60 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर, ठीक है। और ओसेनिक क्रस्ट में आप देख रहे हो 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, कुछ किताब में 5 भी मिलता है। जो बार बार हम इन चीज़ों को फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ये जो कन्फ्यूजन रहा है आप लोगों का, ये अच्छे से क्लियर हो जाइए, दूर हो जाए, ठीक है। नहीं तो हम बात करते हैं प्लेट सबडक्ट हो रहा है, नीचे धंसता है। अब प्लेट में आप समझ ही नहीं पाओगे कि अच्छा प्लेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया क्या क्या आ रहा है, क्रस्ट भी आ रहा है और लिथोस्फीयर भी आ रहा है, दोनों आ रही हैं। कौन सी प्लेट सबडक्ट होती है नीचे ज़्यादातर, कौन सी होती है आप बताइए, ठीक है। हाँ सही है, आपने बिल्कुल सही बताया, ओसेनिक क्रस्ट या महासागरीय क्रस्ट जो वो नीचे सबडक्ट होती है, जिसमें लिथोस्फीयर का भी हिस्सा आता है। वही हम बात कर रहे थे कि जैसे IUGG ने बताया कि 30 किलोमीटर तक है, लेकिन यहाँ पर इसकी मोटाई हम लोग देख रहे हैं कहाँ तक है, लिथोस्फीयर 150 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो 150 किलोमीटर तक है। अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 30 किलोमीटर के बाद से 30 किलोमीटर से ले करके कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, क्लियर है। और 2900 मतलब 2900 किलोमीटर से ले करके 6371 किलोमीटर तक के भाग को बोला जाता है कोर, ठीक। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भाग हो गए। क्रस्ट 30 किलोमीटर, फिर 30 से ले करके, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी बताया आपको कि लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है, लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है, ठीक है, 150 किलोमीटर तक। कहाँ से, 60 से 150 किलोमीटर तक, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। वहीं पर समुद्र विज्ञान में, वहीं पर हमने देखा था कि जो ओसेनिक क्रस्ट है उसके नीचे की मोटाई और ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर हो गया कि जो मेंटल का भाग है वो भी लिथोस्फीयर में शामिल है। बात समझ में आया, वो भी लिथोस्फीयर में, ठीक है, शामिल है। किसका भाग, मेंटल का भाग। कौन सा भाग मेंटल का, ऊपरी भाग, अर्थात अपर मेंटल भी लिथोस्फीयर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर जो हम पा रहे हैं, ठीक है, 150 किलोमीटर तक, और वो आपके अपर मेंटल का भी भाग उसमें आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो प्लेट हमारी है, प्लेट में क्रस्ट, ठीक है, दूसरा हमने बताया लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर में ही हमारा मेंटल भी आ रहा है। तो ये सब मिल करके प्लेट के रूप में जाने जाते हैं। और उसी के नीचे ही जो हमारा दुर्बल मंडल आता है, ठीक है, या फिर एथनोस्फीयर आता है, और उसी के ऊपर ही ये दृढ़ भूखंड, ठीक है, गतिशील होते हैं, जो प्लेट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, आंतरिक संरचना को हम लोग आगे क्रमबद्ध रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह से क्रस्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। क्रस्ट के बाद जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल को यहाँ पर IUGG ने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, ठीक है। पहला जो भाग था वो भाग था मोहो डिसकंटिन्यूटी से ले करके, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी से ले करके कहाँ तक, 200 किलोमीटर तक पहला भाग। फिर 200 किलोमीटर से ले करके, 200 किलोमीटर से ले करके, ठीक है, 920 किलोमीटर तक, 920 किलोमीटर तक दूसरा भाग, ठीक है। और फिर 920 किलोमीटर से ले करके 2900 किलोमीटर तक ये तीसरा भाग। देखिए कहीं कहीं पर 700 किलोमीटर, जैसे पहला भाग मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर के 200 किलोमीटर, दूसरा 200 से 700 किलोमीटर तक, ठीक है, कहाँ तक, 700 किलोमीटर तक भी लिखा हुआ है। लेकिन हमने अभी बताया कि हम अब नवीनतम स्रोतों के आधार पर इनका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। 700 किलोमीटर तक था, ये सही है, लेकिन अब
ठीक है, 920 किलोमीटर तक माना जा रहा है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल मिलता है। 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक की गहराई में हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये कोर है। क्या है? कोर है। कोर को भी यहाँ दो भागों में हम लोग बांटे हैं, एक को बोलते हैं आउटर कोर और एक को बोलते हैं इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर के मध्य में एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे आगे, ठीक है, और वो 5150 किलोमीटर पर देखने को मिलती है। कितने पर? 5150 किलोमीटर देखने पर मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको तीन भागों में बांटे। हम का तात्पर्य यहाँ पर IUGG से है, ठीक है, IUGG से है, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूकंपीय तरंगों के आधार पर विभाजित किया गया है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो ऊपरी क्रस्ट है और जो आंतरिक कह सकते हैं क्रस्ट है, ठीक है, अपर और ठीक है जो लोअर क्रस्ट है, इसके बीच में लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पर, कितनी? 11 किलोमीटर की गहराई पर, ठीक है, एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है जिसे कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या असंबद्धता कहते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता क्या होती है? ठीक है, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? देखिए, कंटिन्यूटी ठीक है लगातार, डिसकंटिन्यूटी अर्थात कुछ उसमें ब्रेक आ जाना, रुकावट आ जाना, ठीक है। तो रुकावट किस तरह की है? जैसे अभी हम लोग ने बात की कि जो भी हमारे पृथ्वी के अंदर मिलने वाले जो खनिज तत्व हैं उनकी अपनी रासायनिक और अपनी कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और कुछ गहराई तक जाने के बाद अलग प्रकार के हमें खनिज तत्व देखने को मिलते हैं। तो जहाँ से दो खनिज तत्व अलग हो रहे हैं तो उसके बीच का जो एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों की अवस्थाएं विद्यमान हो, दोनों की अवस्थाएं या गुणधर्म विद्यमान हो या प्रॉपर्टीज़ दोनों की देखने को मिलती हों, ठीक है, तो उस बेल्ट को या उस क्षेत्र को असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र में जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, ठीक है, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ठीक है, उनके गुणधर्म में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और इन्हीं का ही अलग अलग वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उन्हीं के नाम पर ही, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता पड़ गई। इतना समझ में आ गया? तो आगे हम लोग देखते हैं। तो कोनराड महोदय ने ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य 11 किलोमीटर की गहराई पर, ठीक है, जब अंतर पाया। देखिए, ऊपरी क्रस्ट अभी हमने बताया था किससे बना है? ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से। निचला क्रस्ट बेसाल्टिक और गैब्रो जैसे चट्टानों से बना है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन है, ठीक है, और इसके मध्य जो हमें एक असंबद्धता देखने को मिलती है, जहाँ पर दोनों की हमें विशेषताएं देखने को मिल रही है जिस बेल्ट में, वही असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कोनराड महोदय ने अध्ययन किया। और ठीक है, वो कितनी गहराई पर देखने को मिल रही है? 11 किलोमीटर पर देखने को मिल रही है, क्लियर है। तो जब एक बेल्ट से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब भूकंपीय तरंगें प्रवेश करती हैं तो उनकी गति में भी परिवर्तन हो जाता है, उनकी गति में भी अंतर आता है। जहाँ से अंतर आता है उसी क्षेत्र का ही अध्ययन किया जाता है और उसको असंबद्धता के रूप में जाना जाता है। तो समझ में आ गया असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी की नहीं? क्लियर। आगे हम बात करते हैं। देखिए, निचला क्रस्ट और अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, ठीक है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में भी हमें एक असंबद्धता देखने को मिलती है लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर, जिसे हम लोग बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है, क्लियर है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके किसके संबंध में मिलता है। तो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में मोहो डिसकंटिन्यूटी मिलती है। 1909 में, ठीक है, मोहोरोविक नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी और उन्हीं के नाम पर ही मोहो डिसकंटिन्यूटी पड़ गया है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी से ले करके 2900 किलोमीटर तक का जो बेल्ट है अंदर, धरातल के अंदर, उसको हम लोग, ठीक है, मेंटल के नाम से जानते हैं।
अब मेंटल में दूसरा जो हिस्सा हम लोग देखते हैं, मोहो से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक, मोहो से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अपनी एक अलग विशेषता है और इसी क्षेत्र में ही हमें एथनॉस्फेयर या दुर्बल मंडल भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? दुर्बल मंडल भी देखने को मिलता है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लगभग वो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य में, ठीक है, मिलता है। कौन मिलता है? एथनॉस्फेयर की जो लेयर या परत होती है वो तरल अवस्था में है और उस क्षेत्र में या उस बेल्ट में, ठीक है, उस बेल्ट में हम लोग ये पाते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाती है? उनकी स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए उसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं। एथनॉस्फेयर को जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है, तरल अवस्था में है। ठीक है, तरल अवस्था में है। और एक बात और जान लीजिए कि इसी एथनॉस्फेयर वाले भाग से ही जो 100 से 200 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर तक बताई गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये कितने से कितने की गहराई में देखने को मिलता है? 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके तापमान की भी चर्चा क्रमबद्ध रूप में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है और कहाँ पर किसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर एथनॉस्फेयर हम लोग पाते हैं, दुर्बल मंडल क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र से ही मैग्मा, ठीक है, धरातल के ऊपर आता है और ध्यान में रखिएगा, और वही, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस बेल्ट से आता है? अभी हमने बताया, एथनॉस्फेयर बेल्ट से मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, और ज्वालामुखी उद्गार के रूप में भी वो जाना जाता है। हमने पहले बताया था कि उसका तापमान कितना होता है? उसका तापमान 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य में मिलता है। तो अर्थात, ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर के बेल्ट में एथनॉस्फेयर की लेयर मिलती है और उसी के ऊपर ही हमारा लिथोस्फेयर और जो क्रस्ट का भाग है वो कह सकते हैं कि वो विद्यमान है या स्थित है और उसमें लगातार गति या हो रही है और एक जगह से दूसरे स्थान पर वो मूव कर रही है। क्लियर? फिर बात करते हैं 200 किलोमीटर से लेकर के जो 700 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी हमें नवीनतम जानकारी के आधार पर ये पता चला है कि इस क्षेत्र में भी कि कुछ गहराई ऐसी है, जैसे 400 से 700 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, प्राथमिक जो तरंगे होती हैं उन तरंगों की गति या स्पीड नहीं बढ़ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, हमने ये जाना था कि किस प्रकार प्राथमिक तरंगे नीचे की तरफ जाने पर उनकी गति में परिवर्तन आता है और लगातार उनकी गति बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि घनत्व ज़्यादा है, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जो प्राइमरी वेव्स हैं उनकी स्पीड भी तीव्र होगी। ठीक है, लेकिन बीच बीच में ऐसे हमें बेल्ट या क्षेत्र मिल रहे हैं धरातल के अंदर जहाँ पर इन प्राथमिक तरंगों की गति में परिवर्तन आ जाता है। उन क्षेत्रों का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और उन्हीं के नाम पर ही उस बेल्ट का नाम पड़ा। जैसे हमने बताया, लगभग 400 से 700 किलोमीटर के क्षेत्र में, 700 से, ठीक है, 700 किलोमीटर के क्षेत्र में, ठीक है, हमने देखा कि प्राथमिक तरंगों की जो स्पीड है उनमें कमी आती है और उस कमी के आधार पर, ठीक, उस क्षेत्र का अध्ययन, ठीक, किसने किया था? रूस के विद्वान थे गैलेस्टिन्स ने। ठीक है, और गैलेस्टिन्स ने ही, ठीक है, इस क्षेत्र का अध्ययन किया। उसके नाम पर इस बेल्ट का नाम कह सकते हैं, उस संक्रमण क्षेत्र का नाम गैलेस्टिन्स लेयर पड़ गया। तो कई बार ये पूछा भी गया है अलग से भी, IAS मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों जगह पे ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और भी कई जगह पर क्वेश्चन आया है, गैलेस्टिन्स लेयर्स की विशेषता क्या है?
तो इसकी विशेषता है कि लगभग 400 से 700, कहीं कहीं 800 भी लिखा है कि किलोमीटर धरातल के अंदर के बेल्ट में प्राथमिक तरंगों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है और लगभग 100 किलोमीटर मोटी ये लेयर देखने को मिलती है। इस बेल्ट में या इस क्षेत्र में प्राथमिक तरंगें, ठीक है, उस स्पीड से नहीं बढ़ती हैं। तो इस संक्रमण क्षेत्र को गैल्स्टेन्स महोदय ने, रूस के विद्वान थे, उन्होंने अध्ययन किया था और इसी वजह से इसको गैल्स्टेन लेयर भी बोली जाती है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं 920 किलोमीटर की गहराई पर। कहाँ पर? 920 किलोमीटर की गहराई पर। यहाँ पर भी एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसे रैपिटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। किससे? रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। इस संक्रमण क्षेत्र में या असमृद्धता वाले क्षेत्र में प्राथमिक तरंगों की गति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, ये यूएसए के थे रैपिटी महोदय, उन्होंने ही इस क्षेत्र का अध्ययन किया था और यही रैपिटी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को विभाजित करती है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी? रैपिटी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को विभाजित करती है। क्लियर? इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 920 किलोमीटर की गहराई के बाद 2780 किलोमीटर की गहराई पर। इस क्षेत्र में भी हमें एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसे डाहम डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। डाहम डिसकंटिन्यूटी की मोटाई लगभग 220 किलोमीटर तक मानी जाती है। कितनी मोटी? थिकनेस उसकी कितनी है? 220 किलोमीटर। ठीक है, तो डाहम डिसकंटिन्यूटी की मोटाई 220 किलोमीटर तक है और इस क्षेत्र का जो तापमान है, डाहम डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र का टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। कितना? 3700 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। तो डाहम महोदय ने इसका अध्ययन किया था। गहराई कितनी है? 2780 किलोमीटर की गहराई पर। ठीक, तो डाहम डिसकंटिन्यूटी भी आपके कहाँ पर? लोअर मेंटल के अंदर मिल रहा है। इसको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में अभी ये एग्जाम में आया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 2780 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर की गहराई। 2900 किलोमीटर की गहराई मेंटल और क्रस्ट को डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि एक डिसकंटिन्यूटी असमृद्धता मिलती है और इस असमृद्धता को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या असमृद्धता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गुटेनबर्ग या कह सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। यह लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करती है। किसको किसको? लोअर मेंटल को और आउटर कोर को अलग करती है, या फिर दूसरी भाषा में हम कहें तो यह मेंटल और कोर को अलग करती है। कौन? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, कहाँ से? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के मध्य में कोर का क्षेत्र मिलता है जिसे क्रोड कहते हैं, जिसमें निकिल और फेरियम की प्रधानता होती है। इस कोर को अगर हम बात करें 5150 किलोमीटर की गहराई पर, 5150 किलोमीटर की गहराई पर यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी मिल रही है जिसे बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी या असमृद्धता। ठीक है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर को विभाजित करती है। ठीक, हमने अभी बताया था कि जब प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी वेव्स में या उसकी स्पीड में अंतर आता है तो जहाँ जहाँ पर हमें अंतर देखने को मिलता है वह बेल्ट डिसकंटिन्यूटी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अंतर क्यों आता है? क्योंकि यह दो पेटियों के, चाहे वो आपका मेंटल और क्रस्ट हो, फिर या फिर कोर और मेंटल हो, ठीक है, या कह सकते हैं कि कोर और कोर, चाहे आउटर कोर हो चाहे इनर कोर है, इनके सेलों की जो रासायनिक जो संरचना है उनमें जब अंतर देखने को मिलता है तो जहाँ पर दोनों विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं उस बेल्ट को ही हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर इनर कोर को विभाजित कर रही है। ध्यान रखिएगा, इनर कोर की खोज 1936 में 1936 में के.ई. बुलेन ने की थी। के.ई. बुलेन महोदय ने, ठीक है, इनर कोर की खोज की थी। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया है कि के.ई. बुलेन से हम चर्चा कर रहे हैं, बुलेन डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलती है?
तो वो भी बुलेन डिसकंटिन्यूटी, जो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है, इसे बुलेन लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के भी नाम से जानते हैं। अगर लेहमैन नहीं दे रहा, बुलेन दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, तो आप बुलेन को सही करेंगे, ठीक है। तो बुलेन और लेहमैन इन दोनों का योगदान माना जाता है इस असमृद्धता की खोज में। और आंतरिक कोर की हम बात करते हैं, उसकी खोज के ई बुलेन महोदय ने की ही थी। इतना समझ में आ गया। असमृद्धता, इस प्रकार कितनी असमृद्धताएं हैं एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। टोटल कोनराड असमृद्धता, फिर मोहो असमृद्धता, उसके बाद आप गैल्स्टिन्स लेयर्स देख रहे हैं, रैपटी असमृद्धता, डाहम असमृद्धता, गुटेनबर्ग असमृद्धता, बुलेन लेहमैन असमृद्धता, ठीक है। ये इतनी असमृद्धता या डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है सीक्वेंस में, ठीक है। कितनी गहराई पर कौन सी है वो भी हमने देखी। यहाँ हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की या घनत्व की। जैसे जैसे धरातल के नीचे, ठीक है, प्राथमिक तरंगे जाती हैं, हमने बताया था वो सीधे ना जा करके वो घुमावदार रूप में आगे बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि चट्टानों की रासायनिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं अलग अलग। क्लियर है? तो इस तरह से अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट या अपर मेंटल या लोअर मेंटल या आउटर कोर या इनर कोर में, ठीक है, घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो आउटर क्रस्ट में डेंसिटी कितनी है? 2.8, कहीं कहीं पर 2.78 दिया है तो उसका एक एवरेज ले लेंगे तो 2.8 से लेकर के कितना 3 तक, और इसका एवरेज टोटल निकाल लेते हैं तो 3 आता है। क्रस्ट का औसत घनत्व तो 3 है, तो अपर और, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का हमने यहाँ पर घनत्व देखा। इसके बाद फिर इससे नीचे हम लोग आते हैं तो जो अपर मेंटल है, ध्यान रखिएगा, जो अपर मेंटल है उसका घनत्व तो हम देख रहे हैं 4.3, और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो घनत्व तो 5.5 हो जा रहा है, ठीक है। डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है अपर, ठीक है, मेंटल में आप देख रहे हो 4.3 है, और जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आते हैं लोअर मेंटल की तरफ 5.5 हो जाता है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जैसे घनत्व बढ़ेगा तो जो प्राइमरी वेव्स की स्पीड है वो भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बीच में हमने अंतर देखा, ठीक है, प्राथमिक तरंगों की गति में अंतर देखा, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमने बात की कि 5.5 डेंसिटी हो जाती है, ये लोअर मेंटल का भाग है। उसके बाद गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बाद से ही डेंसिटी में बहुत तीव्रता से, बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है, बढ़ोतरी होती है, और 10 तक डेंसिटी या घनत्व देखने को मिलती है। कहाँ पर? आउटर कोर में, आउटर कोर के ऊपरी भाग में। और जैसे आउटर कोर के निचले हिस्से में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि 12.3 या 12.3 तक घनत्व देखने को मिलता है। कहाँ पर? 15, ठीक है, कहाँ पर? 5150 किलोमीटर की गहराई पर, ठीक है, या फिर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पर 12.3 डेंसिटी है। और इसको जैसे ही क्रॉस करें इनर कोर के अपर पार्ट में आए तो 13.3 तक डेंसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी या घनत्व तो कितना है? 13.6 तक है। 13.6 कहाँ पर है? कोर में है, कोर के केंद्र में कितना है घनत्व? तो 13.6 तक देखने को मिलता है। किस जगह पर? 6371 किलोमीटर की गहराई पर 13.6 तक डेंसिटी या घनत्व देखने को मिलती है। और इसी तरह से ही हम बात करते हैं कि इनके टेम्परेचर की अलग अलग बेल्ट में अलग अलग जगह पर तापमान देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें अगर, ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर की हम बात करते हैं क्रस्ट की, तो क्रस्ट में जैसे हम बात करें क्रस्ट में 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमने बात की थी कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसी तरह से स्टार्टिंग में करीब 100 किलोमीटर की गहराई तक हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और 100 किलोमीटर पर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे गहराई में जाएंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से, ठीक है, क्रस्ट में हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं, करीब 100 किलोमीटर पर 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। कितना? 100 किलोमीटर की गहराई पर 1200, 800 से 1200 तक देखने को मिलता है। उसके बाद फिर और नीचे हम लोग आते हैं
तो जैसे हम लोग बात करते हैं अपर मेंटल और लोअर मेंटल की, तो अपर मेंटल के हिस्से में करीब 1800 डिग्री सेल्सियस और लोअर मेंटल निचले भाग में 2800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, लोअर मेंटल की बात करें। और उसके नीचे हम लोग आते हैं कोर में, तो कोर में अपर कोर में हम लोग देख रहे हैं 1300 कितना 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। और इसके इनर कोर की बात करें तो इनर कोर में 5000 डिग्री सेल्सियस तक, और कहीं कहीं पर एकदम कोर के अंत में केंद्र में 6000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बताया गया है। तो टेम्परेचर में भी हम लोग अंतर लगातार देख रहे हैं। और अगर आप ये सोचिए कि जो कोर है, जो आंतरिक भाग है, अगर इतना ज़्यादा तापमान है तो वहाँ पर जो भी धातु होगी, ठीक है, वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी वस्तु होगी, ठीक है, वो किस रूप में होगी? जाहिर सी बात है गैसीय रूप में होगी। इतना तापमान होगा तो गैस रूप में होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इसके कोर में अभी तक आधुनिकतम प्रमाणों के आधार पर माना गया है कि निकिल और फेरियम की प्रधानता है कोर में, और सबसे नीचे फेरियम की प्रधानता है। ठीक है, और जब तापमान अधिक होगा तो पूरी तरह से पिघल करके मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन पृथ्वी के दबाव के कारण जो इनर कोर है, पृथ्वी के दबाव के कारण जो इनर कोर है वह ठोस रूप में या प्लास्टिक के समान है। ठीक है, लेकिन आउटर कोर, ध्यान रखिएगा, आउटर कोर यह तरल रूप में है। किस रूप में है? तरल रूप में है। एक बात और हम लोग यहाँ पर इसी के साथ में पढ़ लेते हैं कि हमें ये मालूम है कि जैसे जो आउटर कोर है यह किस रूप में है? तरल रूप में है। आउटर कोर में निकिल और फेरियम, फेरियम मतलब लोहा, ठीक है, निकिल और लोहे की दोनों की प्रधानता है, और यह तरल रूप में है। तो इसके जो कण हैं, इनके जो कण हैं वो किस रूप में हैं? वो आवेशित हो जाते हैं, ठीक है, रिचार्ज होते हैं, और वो चुंबकीय गुणधर्म अपना लेते हैं, चुंबकीय गुणधर्म को अपना लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं आउटर कोर की, यह तरल अवस्था में है, और इन क्षेत्रों में उपस्थित कुछ रेडियो जो धर्मी पदार्थ हैं, और ठीक है, साथ में विद्युत आवेशित कणों की जो मात्रा इन, ठीक है, तरल पदार्थों में देखने को मिलती है। इन तरल पदार्थों में रेडियोधर्मी पदार्थ क्योंकि तरल रूप में है, और ठीक है, विद्युत आवेशित कणों की मात्रा देखने को मिलती है। अभी हमने बताया कि इनके जो गुण हैं वो चुंबकीय रूप में आ जाते हैं। किसके गुण? ठीक है, किसके गुण? तो अभी हमने बताया कि जो आयरन है और निकिल है तरल रूप में है, उनके जो कण हैं वो, ठीक है, कैसे हैं? मैग्नेटिक रूप में हो जाते हैं। और इसके जो पदार्थ है वो धारा के रूप में, ठीक है, मैग्नेटिक एक फील्ड के रूप बना लेते हैं। किसके चारों ओर? आंतरिक कोर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग मैग्नेट में अगर देखेंगे तो उसमें मैग्नेट और उसके चारों ओर, ठीक है, विद्युत आवेशित, कह सकते हैं विद्युत आवेशित क्षेत्र एक बना हुआ होता। उसी तरह से ही इनर कोर जो प्लास्टिक या ठोस रूप में है, उसके चारों ओर जो आउटर कोर है वो तरल रूप में है। ठीक है, और उस आउटर कोर में उपस्थित जो आयरन और निकिल के कण हैं, ध्यान में रखना है, आयरन और निकिल के जो कण हैं वो कैसे, किस रूप में हो जाते हैं? विद्युत आवेशित रूप में रहते हैं, और ठीक है, आंतरिक कोर के चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं, और इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव हमारे एटमॉस्फेयर तक होता है, या कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ तक देखने को मिलता है। जैसे एटमॉस्फेयर में अलग अलग जो लेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, और भी हानिकारक जो किरणें होती हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और हमें हानिकारक किरणों से बचाती हैं। तथा इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो उपग्रह हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में कहा जा रहा है कि जो है नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक एरिया है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे पहले कैनेडियन क्षेत्र में जो हमारी मैग्नेटिक
मैग्नेटिक सेंटर था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, ठीक है, वो कैनेडियन क्षेत्र में था और इस समय यह साइबेरिया क्षेत्र में आ चुका है। प्रेजेंट में साइबेरिया क्षेत्र में हमारा नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है और लगातार उसके दिशा में परिवर्तन होने से, उसकी दिशा में परिवर्तन होने से, ठीक है, तरह तरह के, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हों या हमारे कह सकते हैं कि, ठीक है, सैटेलाइट या उपग्रह की बात हो या फिर और भी सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हों, कहीं न कहीं इन सब को प्रभावित कर रही है और इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा अगर इसी स्पीड से वो, ठीक है, बढ़ती रही। यह भी एक शोध का विषय है, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो डायनमो सिद्धांत कहलाता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में डायनमो सिद्धांत पढ़ते हैं, चुंबकीय बेल्ट के रूप में पढ़ते हैं, उसी तरह से ही हमारा जो आउटर कोर है यह भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो धरातल के अंदर से लेकर के बाहर की चीज़ों को, ठीक है, सुरक्षित रखता है। बात समझ में आ गई? तो आउटर कोर का काफ़ी महत्व है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने अभी तापमान की बात की कि किस क्षेत्र में कितना टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि देखिए यहाँ क्रस्ट की अगर हम बात करें, चूँकि क्रस्ट की मोटाई मात्र एक औसत 30 किलोमीटर है, तो अगर हम पूरे पृथ्वी के आयतन की अगर बात करते हैं तो क्रस्ट कितना है, मात्र 0.5% है। कितना है? 0.5% है। पूरे पृथ्वी के वॉल्यूम या आयतन का क्रस्ट सिर्फ 0.5% है। और अगर हम पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करते हैं तो क्रस्ट कितना, सिर्फ एरिया कवर कितना परसेंट क्रस्ट है, तो वो आपका है, ठीक है, 0.2%। अगर पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान में हम कहें कि क्रस्ट का कितना हिस्सा है तो वो है 0.2%, ठीक है। और वॉल्यूम या आयतन की बात करें तो 0.5%। इतना समझ में आ गया। इसके आगे हम बात करते हैं कि जो मेंटल है, ध्यान रखिएगा, जो मेंटल है, क्योंकि मेंटल हम देख रहे हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर के लगभग 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक देखने को मिल रही, तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है, लगभग 83.5%। पूरे पृथ्वी के आयतन का मेंटल कितना है, 83.5%। और उसका मास या द्रव्यमान की हम बात करते हैं पूरे पृथ्वी का, ठीक है, द्रव्यमान का अगर मेंटल की बात करें कि कितना है, वो आपका है 67.8%, ठीक है, 67.8% पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का, ठीक है, एक हिस्सा है मेंटल का। तो इस तरह से, ठीक है, मेंटल है। और लास्ट में हम कोर की बात करते हैं तो कोर का जो पूरे पृथ्वी के आयतन का, ठीक है, 16% है और द्रव्यमान 33% है। कितना है, मास कितना है, 33% और वॉल्यूम कितना है, 60%। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो मेंटल है वो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो एक आध बार ऐसे भी कहीं कहीं पर, ठीक है, कुछ किताबों में स्पष्ट नहीं देता है और कहीं कहीं पर दिया ही नहीं है और बहुत से विद्वान इससे बचने की भी कोशिश किए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जितना यहाँ हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, इतना अगर एक जगह आप कहीं पा जाइए तो हमको आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि इस तरह की पूरी विशेषता। और ये सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, ज्ञान के साथ साथ में आपको परीक्षा या एग्ज़ाम को भी निकालना। तो इस तरह पूरी जितनी भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इसको अच्छे से ध्यान में रखिए और खूब अच्छे से इसको तैयार कर डालिएगा, ठीक। तो मेंटल की हम बात करते हैं तो मेंटल से रिलेटेड एक बार एक प्रश्न आया था कि वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, ठीक है, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। तो वाइट ऑफ द अर्थ की संज्ञा दी गई है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे धरातल पर, सतह पर ऊपर सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, जल देखने को मिलता है। कितने परसेंट, लगभग 71% है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है आपका, ठीक है, मेंटल का है। कितना है, 83.5%, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था कि वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। तो वाइट ऑफ द अर्थ, ध्यान में रखिए, मेंटल को कहा जाता है, ठीक है, मेंटल को कहा जाता है। और हमने अभी बताया कि मेंटल
कि इस जो संरचना है वो ठोस के रूप में है कि द्रव के रूप में है कि गैस के रूप में है, किस रूप में है। तो आधुनिकतम प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि यह ठोस रूप में तो है, ठोस रूप में तो है, लेकिन यह बहुत ही गाढ़ा भाग है। कैसा है? बहुत ही गाढ़ा भाग है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर जल की बात करते हैं तो जो जल का गाढ़ापन है, जो जल का गाढ़ापन है उसकी अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो जल है 10⁻³ PaS। ये जो PaS है इसको पास्कल सेकेंड के रूप में जाना जाता है। यह एक यूनिट होती है, ठीक है, चिपचिपे गाढ़े भाग की, चिपचिपे सक्रिय गाढ़े भाग की यूनिट है, जिसे हम लोग पास्कल सेकेंड के रूप में भी जानते हैं। तो जल का गाढ़ेपन का अगर हम लोग, ठीक है, यूनिट देखें तो 10⁻³ PaS है। और अगर हम मेंटल के गाढ़ेपन की अगर बात करते हैं, जो चिपचिपा गाढ़ा भाग है, मेंटल कैसा है? चिपचिपा और बहुत ही गाढ़ा, ठीक है, ठोस रूप में है। किस रूप में है? ठोस रूप में है, लेकिन बहुत ही गाढ़ा है। और उसका जो यूनिट है वो हम देख रहे हैं 10⁻21 से लेकर के 10⁻24 PaS तक। PaS क्या है? पास्कल सेकेंड। यह एक इकाई होती है, मापक होती है किसकी? चिपचिपे गाढ़े पदार्थों की। ठीक है, तो जल का -3 है, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है, कि मेंटल कितना गाढ़ा है। ठीक है, और इसी मेंटल में ध्यान में रखना है, चूँकि अंदर इनर कोर और आउटर कोर में इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है। जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ से कन्वेक्शन करंट्स या संवहनी धाराएं आगे की तरफ, यहाँ से इस क्षेत्र से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होंगी। ठीक है, और वो यहाँ से इन क्षेत्रों से उठ करके किस भाग में आती हैं? तो मेंटल में आती हैं। तो हमें मेंटल में ही, चूँकि ये आप इसको मान लो कि ये पूरा एक आग की भट्ठी के रूप में है और इसके ऊपर ये गाढ़ा भाग है, तो इसी गाढ़े भाग में संवहनी धाराएं चलती हैं, कन्वेक्शन करंट चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं? मेंटल में चलती हैं। एक बार प्रश्न आया था कि कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण जो प्लेट्स है वो मूव कर रही है या गति कर रही है? कौन से कारण जिसके कारण कन्वेक्शन करंट से जो संवहनी धाराएं होती हैं इनके कारण प्लेट्स गति करती है। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल बताते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि जैसे आपने भगोने में पानी रख दिया, गैस के ऊपर पानी रख दिया और धीरे धीरे वह पानी या जल गर्म होना स्टार्ट हो गया। जैसे आपने हल्का गर्म हुआ, आपने उंगली डाल दी उसमें, ठीक है, तो ऊपरी भाग देखेंगे ठंडा होगा लेकिन नीचे गर्म होगा, और जो निचला भाग जो उसके जो कण हैं वो गर्म हो करके फिर कैसे होंगे? लाइट या हल्के होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे, और जो ऊपर का जो भारी भाग है वो नीचे बैठेगा। तो इस तरह से एक आपका, ठीक है, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक संवहनी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इसी तरह से ये नीचे का जो गर्म भाग है और इसके ऊपर जो मेंटल का भाग है, गाढ़ा चिपचिपा भाग है, इसी में संवहनी धाराएं चलती हैं। और इसके ऊपर मोटी जो एथनॉस्फेयर से लेके क्रस्ट तक, ठीक है, जो लेयर होती है, इसके ऊपर जब प्रेस करती है, जैसे मान लो कि अगर हम ये इसको अगर हम मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, ऊपर की मोटी कठोर भाग है जिसे प्लेट कहते हैं, जिसमें क्रस्ट भी आ रहा है और मेंटल भी आ रहा है, मेंटल का ऊपरी भाग भी आ रहा है, लिथोस्फेयर भी इसमें आ रहा है। और नीचे से जब संवहनी धाराएं चलती हैं तो ऊपर यहाँ पहुँचेंगी तो इसको पुश करेंगी और पुश करने से ये आगे बढ़ेगा। इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसकी प्रोसेस यहाँ पर हम लोग समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आया है कि संवहनी धाराएं कहाँ चलती हैं? तो मेंटल में चलती हैं। ठीक है, कैसा भाग है? गाढ़ा भाग। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो वाइट ऑफ द अर्थ भी मेंटल को कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं भूकंपीय जो तरंगे होती हैं, ठीक है, उन तरंगों की स्पीड की। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है वो कहाँ पर कितनी होती है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि जो ऊपरी क्रस्ट है, अपर क्रस्ट में यहाँ पर देखिए, ठीक है, भूकंपीय तरंगों की जो गति है 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 6.1 किलोमीटर की गति है। कहाँ पर? ऊपरी क्रस्ट में। निचले क्रस्ट में चूँकि डेंसिटी घनत्व बढ़ेगा, तो जब घनत्व बढ़ेगा तो भूकंपीय तरंगों की स्पीड भी
बढ़ेगी। ठीक है, तो निचले जो भाग है इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर भूकंपी तरंगों की गति कितनी हो जा रही है, 6.9 किलोमीटर पर सेकंड हो जा रही है। कितनी, 6.9 किलोमीटर पर सेकंड हो जा रही है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्लियर है। और इसके बाद जब हम लोग आते हैं करीब 300-400 किलोमीटर की गहराई पर नीचे पहुंचते हैं मेंटल में, अपर मेंटल में, वहाँ पर भूकंपी तरंगों की गति कितनी हो रही है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। और उसके पश्चात जब हम लोग लोअर मेंटल में आते हैं तो लोअर मेंटल में देख रहे हैं 13.6 किलोमीटर, 13.6 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जा रही है। और जब कोर में हम आते हैं तो कोर में इसकी प्राथमिक जो तरंगे हैं उनकी स्पीड 11.23 किलोमीटर पर सेकंड देखने को मिलती है। लेकिन देखिए यहाँ 13.6 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 11.3 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, प्राथमिक तरंगों की हमने विशेषताएं बताई थी, प्राइमरी वेव्स की विशेषता बताई थी। जब ये तरल भाग में पहुँचती हैं तो ये विलुप्त नहीं होती हैं, विचलित हो जाती हैं, स्पीड कम हो जाएगी लेकिन विलुप्त नहीं होती हैं। तो अभी हमने बताया कि आउटर कोर हमारा कैसा है या कोर का भाग कैसा है। ठीक है, तो ये तरल रूप में है तो यहाँ पर स्पीड हमें इसकी कम देखने को मिल रही है। इसी तरह से आप इसमें ढूंढिए एक जगह पे और आपको देखने को मिलेगा कि जिसके निचले भाग में स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक जगह पर प्राथमिक तरंगों की स्पीड कम देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, एथनॉस्फेयर में। कहाँ पर, एथनॉस्फेयर या दुर्बल मंडल में देखने को मिले। देखिए यहाँ पर 7.9 किलोमीटर है। ठीक है, अपर मेंटल के निचले भाग में, और वहीं पर ही मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नीचे लगभग 100 से 200 किलोमीटर जो एथनॉस्फेयर लेयर है, यहाँ पर देखो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड देखने को मिलती है। कितनी, 7.8 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पर स्पीड देखने को मिलती है। हमने पिछली क्लासेस में कुछ जो मॉडल्स थे, जैसे एडवर्ड स्विस का मॉडल था, सियाल सीमा नेफे का, ये बताया गया था कि जब अलग अलग लेयर होती हैं उनकी घनत्व में अंतर होता है, उनकी रासायनिक संरचना में अंतर होता है, तो जब फ्रिक्शन या घर्षण करते हैं तो वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा जब मुक्त होती है तो उस एनर्जी को, ठीक है, अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे इस जगह पर जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र है उसके नीचे का जो एथनॉस्फेयर का जो बेल्ट है, ठीक है, एथनॉस्फेयर के बेल्ट में हम लोग देख रहे हैं तापमान करीब 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है। और इस क्षेत्र में ध्यान में रखिएगा, इस क्षेत्र में जो ऊर्जा विद्यमान है उसको वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है और आगे लाने की कोशिश भी की जा रही है। और उस ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी के रूप में हम लोग जानते हैं। किस रूप में, भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में, भारत में हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, ठीक है, इस तरह के भूतापीय क्षेत्र हमें वहाँ पर कई जगह पर देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो आंतरिक भाग है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रेडियोधर्मी पदार्थों की बात करते हैं आउटर कोर में, या विद्युत आवेशित कणों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो मैग्नेटिक, ठीक है, या चुंबकीय, ठीक है, जो फील्ड है, मैग्नेटिक या चुंबकीय जो क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड के रूप में या क्षेत्र के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी के रूप में, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, एनर्जी के रूप में हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक है, कभी कभार ये आता भी है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो अभी आपने देखा कि क्या अंतर है, इसको आप बहुत अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो यहाँ बात अभी किए कि जियोथर्मल एनर्जी किन क्षेत्रों में, जो एथनॉस्फेयर है उस क्षेत्र में तप्त होता है, और वहीं से ज्वालामुखी के जो मैग्मा है बाहर की तरफ निकलते रहते हैं, और उसके ऊपर उपस्थित जो क्रस्ट में, ठीक है, क्रस्ट में उपस्थित जो अंदर जो जल है, तो जल भी इन्हीं के संपर्क में आ जाता है। तापमान 800 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। और जब जल के संपर्क में ये ऊर्जा जो अंदर आंतरिक ऊर्जा है, जब उसके संपर्क में आती है तो बहुत ज़्यादा वह गर्म हो जाती है, और गर्म जलधारा के रूप में भी बाहर, ठीक है, निकल करके आती है, और उसका विद्वान या वैज्ञानिक लोग, ठीक है, ऊर्जा के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी ये कह सकते हैं कि धरातल के अंदर बहुत विद्यमान है, और इसका, ठीक है, वैज्ञानिकों के पास एक विकल्प है, और नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी ये जानी जाती है। तो इस तरह प्राथमिक तरंगों में हमने देखा कि कैसे इनकी स्पीड
अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलती है। इतना क्लियर हो गया। देखिए कहीं कहीं पर ये भी हमें देखने को मिला है कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे 100 किलोमीटर की गहराई है, 100 किलोमीटर की गहराई पर जो टेम्परेचर है कितना है, लगभग 1200 तक, ठीक है। वहीं 400 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 400 किलोमीटर के आसपास जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक, और 700 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं 700 किलोमीटर, तो वहाँ पर 700 किलोमीटर पर यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, 700 किलोमीटर पर 1900 डिग्री सेल्सियस तक, कितना 1900 डिग्री सेल्सियस तक, और इसके नीचे 2900 का जो एरिया है गुटेनबर्ग का, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस तक, और लास्ट में जो 5150 किलोमीटर की जो गहराई का क्षेत्र है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 4300 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। तो जो अभी हमने बताया इसका सीक्वेंस भी, ठीक है, नेट और जेआरएफ के पेपर में आया हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जितना हमने अभी तक पढ़ा है इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको ना किसी किताब की कोई ज़रूरत है और ना ही किसी तरह से किसी भी अनुसंधान की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इतना आपके परीक्षा के लिए बहुत है, इसको ध्यान में रखना।